हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी पे। तो आज जब जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं अगेन वो है हमारा समाज संस्कृति धर्म, सूफीवाद, नक्शबंदी, दक्कन का लोकप्रिय साहित्य चक्कीनामा और चरकानामा। तो जो हमारा यहाँ से लेके समाज से लेके और नक्शबंदी तक का जो टॉपिक है, यह हम इससे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यानी कि इस वीडियो के जो पार्ट 1 है इस यूनिट का वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब जो हम कवर करेंगे वो हम देखेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें हम चरखानामा और चक्कीनामा के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यह हमारा बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर हिस्ट्री माइनर का यूनिट नंबर 6 है और जो हमारे पेपर का नेम रहेगा वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1550 टू 1700। तो अब हमें जो इस वीडियो में देखना है वो हमें देखना है चक्कीनामा और चरखानामा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो चक्कीनामा और चरखानामा है वो एक साहित्य है जो कविताओं में लिखा गया था। ठीक है, ये लिखा किसके द्वारा गया था? सूफियों ने इस साहित्य को लिखा था। कहाँ लिखा था? ये लिखा गया था बीजापुर के अंदर। ठीक है, तो इसका स्थापत्य और जो सांस्कृतिक मानचित्र है वो बीजापुर जो है उसमें प्रमुख भूमिका निभाता है। बहमनी और आदिल शाह काल 1400 से लेके 1686 के दौरान बीजापुर मुसलमान कला, साहित्य और सूफीवाद का केंद्र बना। यानी कि उस टाइम पे किसका शासनकाल चल रहा था? बहमनी और आदिल शाह का काल चल रहा था। टाइम पीरियड क्या था? 1400 से लेके 1686। यानी कि इस टाइम पीरियड के बीच बीजापुर में क्या क्या चल रहा था? तब मुस्लिम कला का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, साहित्य का वर्चस्व था, साथ ही साथ सूफीवाद जो था वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था। फिर सूफीवाद में जो सूफी लोग थे उन्होंने ही साहित्य लिखे, ग्रंथ लिखे, जिसको चक्कीनामा और चरखानामा कहा गया। आदिल शाह काल के दौरान जो सैकड़ों सूफी थे उन्होंने बीजापुर को अपने घर के रूप में स्वीकार किया, और जो सभी सूफी थे उन सभी की एक अलग निश्चित भूमिका भी थी और वो बहुत विशिष्ट भी थे। हाशमी पीर जैसे कुछ सूफी इब्राहिम आदिल शाह दूसरे और मोहम्मद आदिल शाह के शासन काल के दौरान आदिल शाहियों के दरबार के करीब थे। यानी कि यहाँ से हमें पता चल गया कि जो चरखानामा है, चक्कीनामा है, वो दो साहित्य हैं। साहित्य किसने लिखे? सूफियों ने लिखे। सूफी जो थे वो उस टाइम पे बीजापुर को अपना घर बना रहे थे। सैकड़ों सूफी जो थे वो बीजापुर में आए। इसी वजह से जो बीजापुर है उसको चक्कीनामा और चरखानामा का जन्म स्थान भी कहा जाता है। और उसके अलावा बहमनी और आदिल शाह का उस टाइम पे टाइम पीरियड चल रहा था, यानी कि इन दोनों का काल चल रहा था। और वो काल कौन सा था? 1400 से लेके 1686 का काल था। सूफियों ने बड़े पैमाने पर लिखा और उनकी कई रचनाएं अभी तक उपलब्ध हैं। इनके साहित्य का एक बड़ा भाग कविता के रूप में था। सूफी कविता भाषा में सरल और समझने में आसान होती थी। यानी कि ये सूफी जो कविताएं होती थी, जिसको चरकानामा और चक्कीनामा भी कहा जाता है, ये किस में थी? कविताएं थी। ठीक है, यानी कि कविता के टाइप में लिखी गई थी और उसके अलावा ये सरल होती थी, इसको बहुत आसानी से समझा जाता था। बीजापुर के कई सूफी पदों ने सैयद मोहम्मद बंदे नवाज गेसू दराज की कविता जो शैली थी उसको फॉलो किया और साथ ही साथ उनके सार को भी अपनाया। अब ये जो नाम है ना, सैयद मोहम्मद बंदे नवाज गेसू दराज, ये एक ही नाम है। ये बहुत प्रसिद्ध सूफी कवि थे और इनकी जो लिखने की शैली थी, कविता शैली थी, और जो सार था उसको कई जो कवि थे उस टाइम के उन्होंने अपनाया था। गुलबर्ग ईश्वर के गुणों को उजागर करने वाला एक उल्लेखनीय सूफी कवि। गुलबर्ग एक जगह है जहाँ पर सैयद मोहम्मद बंदे नवाज गेसू दराज का जन्म हुआ था। गुलबर्ग एक जगह है, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं इसके बारे में। और जो गेसू दराज थे वो क्या करते थे? ईश्वर को गुणों को उजागर करते थे अपने जो सूफी कविता होती थी उनके थ्रू। गेसू दराज कई सरल लेकिन सुंदर और गीतात्मक कविताओं की रचना की। इन्होंने बीजापुर साम्राज्य की ग्रामीण जनता द्वारा व्यापक रूप से गाया जाने लगा। तो गेसू दराज ने बहुत सारी कविताएं लिखी जो कि सरल होती थी, बट हाँ गाने में उतनी ज़्यादा खूबसूरत भी होती थी। और जो बीजापुर की जनता थी, खासकर महिलाएं, उनके द्वारा इन कविताओं को बहुत ज़्यादा गाया जाता था। ये छोटी कविताएं तब गाई जाती थी जब महिलाएं विशेष काम कर रही थीं और उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। यदि कोई महिला बाजरा या अन्य अनाज पीसते समय गाती थी तो उसको चक्कीनामा कहा जाता था। चक्की का अर्थ है चक्की,
और नामा का अर्थ है कविता। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा चक्की नामा जो हमने अभी हेडिंग पढ़ी थी, जो हमारे चैप्टर के मेन जो चैप्टर का नेम है उसमें भी ये ऐड ऑन है चक्की नामा। तो चक्की नामा क्या होता था, वो कविताएं जब कोई महिलाएं बाजरा या कोई अनाज चक्की के द्वारा पीसती थी और जब उन कविताओं को वो गुनगुनाती थी, गाती थी, तो उन कविताओं को चक्की नामा कहा जाता था। सूफी संतों ने कई भजनों की रचना की, प्रत्येक एक अवसर के लिए और नाम या कविताओं को उनके नाम पर बुलाया जाने लगा। इस प्रकार यह चक्की नामा चक्की पर पीसने वाली महिलाओं के लिए था और चरखा नामा उन महिलाओं के लिए था जो चरखे या पहिए पर कपास या रेशम काटती थीं। यानी कि चरखा नामा का बेसिकली क्या मतलब हुआ, जो महिलाएं चरखा चलाते वक्त जब कपास और कपड़ा जो होता है रेशम का वो काटते हैं ना, आपने देखा होगा चरखा, उस पर जब वो काम कर रही होती थी उस वक्त जो वो कविताएं गुनगुनाती थी, उन कविताओं को चरखा नामा कहा गया। आई होप आप लोगों को अब ये बहुत इजी लग रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। यदि महिलाएं अपने बच्चों को सुलाने के लिए गाती थी तो उसको लोरी नामा कहा जाता था। विवाह एक विशेष अवसर होता है और तब गाए जाने वाले गीतों को शादी नामा कहा जाता था। यदि महिलाएं विवाहित थीं और वे गाती थीं तो उसको सुहागन नामा कहा जाता था। इस प्रकार कई प्रकार के नाम थे जिनमें से प्रत्येक एक विशेष कार्य को पूरा करता था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ चक्की नामा और चरखा नामा नाम की ही कविताओं का साहित्य नहीं है, बल्कि शादी नामा, लोरी नामा और सुहागन नामा जैसी और भी साहित्य हैं जिनका एक अलग अपना महत्व है और अलग काम के लिए उनको गाया जाता था। सभी नाम भाषा में सरल थे ताकि वे ग्रामीण जनता विशेषकर महिलाओं द्वारा समझे जा सकें। काम के प्रत्येक पहलू को नाम से संबोधित किया गया था। उन्हें या तो संगीत पर सेट किया जाता था या फिर उसे तुरंत गाया जा सकता था, ताकि उसको तुरंत गाया जा सके। वैसे यहाँ पे ताकि आएगा, या तुरंत नहीं होगा। तो इस तरीके से चक्की नामा, चरखा नामा, लोरी नामा, शादी नामा और सुहागन नामा जैसे कई सारे साहित्य आए, बट हमें जो मेन पढ़ना है वो चक्की नामा और चरखा नामा के बारे में पढ़ना है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। इनमें से पहला नाम गेसु दराज से मिलता है, जिन्होंने इसकी रचना की थी गुलबर्ग में। वे तेजी से बीजापुर में फैल गए, जो जल्द ही सूफी साहित्य का केंद्र बन गया। गेसु दराज संभवतः चक्की नामा के पहले संगीतकार हैं। दक्कनी के उस्ताद वे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, गुलबर्ग, जिन्होंने सैकड़ों छात्रों और सभी सूफियों को आदेश दिया। यानी कि जो गेसु दराज हैं उनका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। अगर आप इन साहित्यों के संदर्भ में अगर आप देखते हैं सूफियों को, तो वहाँ पे जो गेसु दराज है उनका एक अलग महत्व, अलग स्थान है। तो आपको अगर लिखने को आए चक्की नामा और चरखा नामा के बारे में, तो आपको यही सारी चीज़ें लिख लेनी है और गेसु दराज का नाम उसमें आपको ज़रूर लिखना होगा। तो इसी के साथ जो हमारा यूनिट नंबर 6 है हिस्ट्री माइनर का, वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब आपका एक लास्ट यूनिट बचा है, जिसके बाद हमारा इसका सिलेबस जो है 4th सेमेस्टर का हिस्ट्री का, वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। आई होप आप लोगों को जो वीडियोज़ हैं वो अच्छी लगी होंगी। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि पेपर बस 1-2 दिन बाद पेपर ही हैं। और कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।